हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2022 के लिए सामान्य अध्ययन को देखेंगे। इसका सेट 6 है। इससे पहले मैंने 5 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंग्रेजों ने जब पंजाब का विलय किया था तो वो 1849 में किया था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों ने सिखों के साथ, जो पंजाब में सिख रहते हैं, उनके साथ 2 युद्ध हुआ। पहला जो युद्ध हुआ उसे बोलते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा को बोलते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो 1845-1846 में हुआ। वहीं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो वो 1848 से 1849 में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कई सारे युद्ध हुए। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846 में हुआ, इसमें कई सारे युद्ध हुए, जिसमें अलीबाग की लड़ाई हो गई, मुक्ति की लड़ाई हो गई, फिरोज शाह की लड़ाई हो गई। तो उन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट है जो सबराओं की लड़ाई। सबराओं की लड़ाई ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ। सबराओं की लड़ाई 2 मार्च 1846 को हुआ, जिसमें अंग्रेज तो जीत गए इसे, और पंजाब जो सिख थे, सिख हार गए। इसी के बाद लाहौर की संधि करना पड़ा उनको। जो इसके बाद एक संधि हुई जिसे लाहौर की संधि कहते हैं। लाहौर की संधि, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि जो हुई वो 2 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। लाहौर की संधि 2 मार्च 1846 ईस्वी को। इस संधि में सिख के तरफ से तो थे दिलीप कुमार और दिलीप जो थे दिलीप सिंह और लाल सिंह। वहीं अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड हार्डिंग थे। इस संधि के तहत एक एग्जाम में हमेशा सवाल आता है कि इस संधि के तहत जो सतलज था, तो सतलज के जो साउथ का पार्ट है, अगर ये मान लें कि ये सतलज नदी है, तो सतलज के साउथ का पार्ट को इंग्लैंड को दे दिया गया था, सतलज के साउथ का पार्ट। वहीं आगे चल के एक और संधि हुई जिसे भैरोवाल की संधि कहते हैं, जो कि 1846 में हुई। इसमें भी जो सिख थे, सिखों सरदार की एक परिषद बनी जो कि इंग्लैंड की अध्यक्षता में बनी। वहीं इसमें निर्णय लिया गया कि दिलीप सिंह है, उनको वयस्क होने तक जो वहाँ जो लाहौर है, लाहौर में सिख का जो राज्य है उसमें इंग्लैंड रहेंगे उसकी रक्षा के लिए। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी कई सारे युद्ध हुए, जिनमें रामनगर का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रामनगर का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध, रामनगर का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध, जो कि दोनों हुआ 1849 में ही। जो चिलियावाला का युद्ध है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चिलियावाला का युद्ध शेर सिंह और लॉर्ड गफ के बीच में हुआ। शेर सिंह और लॉर्ड गफ और शेर सिंह के बीच हुआ। वहीं इसी जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1849 में नेपियर ने गुजरात में सिखों को हरा दिया, और उसके बाद डलहौजी ने 1849 में ही सिख को, जो पंजाब क्षेत्र था, उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और दिलीप सिंह जो पंजाब के लास्ट राजा थे, उन्हें 5 लाख रुपए का पेंशन दिया, 5 लाख रुपए का पेंशन दिया और पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया। और वहीं से कोहिनूर हीरा जो था वो इंग्लैंड के पास चला गया। जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा की बात करें कि कोहिनूर हीरा कहाँ कहाँ गया, कोहिनूर हीरा कहाँ कहाँ गया, तो कोहिनूर हीरा जो था वो पहली बार काकतीय वंश जो कि तेलंगाना में राज करता था, काकतीय वंश तेलंगाना में राज करता था। इन्होंने पहली बार कोहिनूर हीरा को माइन किया था, कोल्लूर माइन से पहली बार निकाला था। उसके बाद इसे जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के
जो कि मलिक काफूर था, उसके नेतृत्व में जब दक्षिण भारत में अभियान किया, उसमें काकतीय वंश ने वो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। इसके बाद वो कोहिनूर हीरा चला गया मुगल बादशाह के पास। वहीं जाकर जो मुगल बादशाह ने मयूर सिंहासन बनाया, शाहजहां ने जो मुगल पीकॉक थ्रोन था वो बनाया, उसमें कोहिनूर हीरा लगाया पीकॉक थ्रोन में। उसके बाद जब 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो शाहजहां का जो मुगल कोहिनूर हीरा जो था वो तख्ते ताउस में, जो कि मयूर सिंहासन में, उसे लेकर चला गया नादिर शाह। वहीं जब नादिर शाह जो था वो अफगान में रहता था, अफगान। तो अफगान से फिर शाह सूजा नाम का जो व्यक्ति था, शाह सूजा ने अफगान से रंजीत सिंह को दिया कोहिनूर हीरा। वहीं रंजीत सिंह के बाद ये कोहिनूर हीरा गुलाब सिंह के पास चला गया, और गुलाब सिंह के बाद दिलीप सिंह के पास चला गया, और दिलीप सिंह के बाद इंग्लैंड में चला गया, जहां अभी तक वो इंग्लैंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन को सोने जागने का नियंत्रण करता है। जो सोने और जागने का नियंत्रण है वो मेलाटोनिन हार्मोन करता है। वहीं जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये मेलासाइटोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मेलासाइटोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे MSH कहते हैं, मेलासाइटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलासाइटिन जो हार्मोन है, इससे मेलानिन हार्मोन निकलता है। मेलानिन नामक हार्मोन इससे निकलता है, जो कि जंतु और मनुष्य ये दोनों में होता है। जंतु और मनुष्य दोनों में होता है मेलानिन। यदि मेलानिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो तो व्यक्ति काला हो जाता है। मेलानिन की मात्रा जब शरीर में ज़्यादा हो तो व्यक्ति काला हो जाएगा। वहीं जब कम हो तो व्यक्ति का रंग सफ़ेद रहेगा, गोरा रहेगा, सफ़ेद रहेगा। लेकिन जो मेलाटोनिन की मात्रा शरीर में कम हो तो वो लेस प्रोटेक्टिव होती है, सन के जो यूवी रे आते हैं उससे बचाती नहीं है, जो कि स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है। जो मेलानिन है वो ट्रायोसिन से बना होता है। मेलानिन है जो वो ट्रायोसिन हार्मोन से बना होता है। ट्रायोसिन हार्मोन से बना होता है। ट्रायोसिन अमीनो एसिड से बना होता है मेलानिन। वहीं जो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है मेलानिन का पार्ट, उसे बोलते हैं यू मेलानिन। जो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है उसे यू मेलानिन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोजेस्ट्रॉन। पहला ऑप्शन है कि प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है वो ओवेरी से निकलती है। फीमेल का जो अंडाशय होता है ओवेरी से 3 हार्मोन निकलती है, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन होता है। ये 3 टाइप का हार्मोन होता है जो फीमेल के ओवेरी से निकलता है। वहीं इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो लैंगरहैंस की दीपिका से निकलती है। लैंगरहैंस की दीपिका, जो कि अग्नाशय का पार्ट है, पैंक्रियाज का पार्ट है, वहां से। जो पैंक्रियाज है इसमें से 3 सेल होते हैं। पैंक्रियाज में 3 सेल होते हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। जो अल्फा होता है उससे निकलता है ग्लूकागन हार्मोन। अल्फा से निकलता है ग्लूकागन हार्मोन। बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। यहीं डेल्टा की बात करें तो डेल्टा से निकलता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और जो अल्फा कन हुआ, अल्फा जो सेल हुआ, अल्फा तीनों को कंट्रोल करता है। जो ग्लूकागन है, जो ग्लाइकोजेन होता है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदला जाता है। ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकागन, जो कि अल्फा सेल से निकलती है। जो हार्मोन है वो अल्फा सेल से निकलती है। वहीं ग्लूकोज को यदि ग्लूकागन में बदलना हो तो ग्लूकोज को ग्लूकागन में बदलता है इंसुलिन। इंसुलिन बदलता है ग्लूकोज को ग्लूकागन में, जो कि विटल सेल से स्रावित होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन के बारे में हुआ। एपिनेफ्रिन हार्मोन की बात करें, जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो तो किडनी का हार्मोन है, जिसे एड्रिनल हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो हार्मोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। इसे 3F जरूर याद रखें। 3F हार्मोन बोलते हैं। फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर, फाइट, फ्लाइट, एपिनेफ्रिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे जैविक और अजैविक में बटा देता है। जैविक को बोलते हैं बायोटिक और अजैविक को बोलते हैं अबायोटिक। सिंपल सी बात है कि जो बायोटिक होता है वो लिविंग होता है,
और जो अबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग और अबायोटिक नॉन लिविंग होता है। अब इसमें देख लीजिए कि कौन सा अजैविक घटक मतलब अबायोटिक है जो कौन है, तो मतलब कि नॉन लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन नहीं है, तो नॉन लिविंग है जीवित जीव, नॉन लिविंग नहीं है। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके जनक कौन है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है ओडम, ओडम। वहीं सावधान रहने वाली बात है कि जब भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक पूछे कि भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है, तो भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक है रामदेव, रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इसे कौन यूज किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज किया। और जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की, इसके बारे में संकल्पना किसने की, तो संकल्पना की एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले। ये जो चारों बताया ये चारों एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाए जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये अंतरा फसल के उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अंतरा फसल। ये देखिए अंतरा फसल कैसा होता है, तो अंतरा फसल ऐसे बीच में जो है वो कुछ जगह छोड़ दिया जाता है, इसी को अंतरा फसल बोलते हैं, ऐसे ही इसे उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गैर न्यायिक संगत है, मतलब न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो हम जानते हैं कि हमें दो प्रकार के मिलते हैं राइट्स, एक तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, एक फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, और एक होता है डीपीएसपी, डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तीन चीज होती है। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट है ये तो न्यायालय द्वारा लागू करवा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी जो है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो देखते हैं कौन सा इसमें है जो फंडामेंटल राइट है और कौन सा इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो पहला है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, तो ये तो फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 25 में दिया गया है। वहीं समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, तो समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता ये क्या है, तो ये तो है डीपीएसपी, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि 39A में इसके बारे में कहा गया है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, दो, ऑप्शन दो, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसे न्यायालय द्वारा नहीं लागू करवाया जा सकता है। वहीं कानून को समानता और कानून की समान सुरक्षा, तो हाँ ये आर्टिकल 14 में दिया गया है, ये कौन है, फंडामेंटल राइट है। वहीं अपराधों की सजा से संबंधित संरक्षण, तो ये आर्टिकल 20 में दिया गया है, ये भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 20 में 3 सब पार्ट हैं, जिसमें पहला होता है कि अपराध के वक्त जो सजा हो, अपराध के वक्त जो सजा हो वही सजा मिलती है, अपराध के वक्त जो सजा हो वही सजा मिलती है। दूसरा होता है कि एक ही अपराध के लिए दो दंड नहीं मिल सकता अपराधी को। वहीं तीसरा है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध जबरदस्ती गवाह देने की मंजूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है, तो केलकर समिति जो है अवसंरचना विकास के पीपीपी मॉडल पे है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है अवसंरचना विकास की। वहीं एक जो केलकर समिति है वो 2002 में भी बनी थी, विजय केलकर समिति एक 2002 में भी बनी थी, जो कि वो थी जो कर संरक्षण में सुधार से रिलेटेड थी, कर संरचना में सुधार से रिलेटेड थी, टैक्स में सुधार से रिलेटेड थी विजय केलकर समिति 2002 वाली। इसी जो विजय केलकर समिति थी ने जीएसटी का सुझाव दिया था पहली बार, विजय केलकर समिति ने ही। वहीं जो सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है बैंकों का विलय, बैंकों का विलय जो है वो नरसिम्हन समिति में चर्चा की गई थी, बैंकों का विलय के बारे में नरसिम्हन समिति में चर्चा की थी। वहीं निर्धारिता रेखा का जो निर्धारण है, निर्धारिता रेखा का निर्धारण वो पहली बार तो लकड़ेवाल समिति में चर्चा की गई, लकड़ेवाल समिति जो कि 1989 में बनाई गई थी, जिसने अपना रिपोर्ट 1993 ईस्वी में दी। वहीं जो निर्धारिता रेखा है वो कैलोरी के आधार पे जो किसने किया था, कैलोरी के आधार पे निर्धारिता रेखा का निर्धारण किया था वाईके अलग समिति ने, वाईके अलग समिति, वाईके अलग समिति जिसमें रूरल और अर्बन के रूप में बांटा गया था, रूरल और अर्बन के रूप में मतलब ग्रामीण और शहरी के रूप में। जहीं ग्रामीण में यदि 2400 कैलोरी पर डे कोई करता है, इससे कम अगर कर पाता है तो वो गरीब है, और इससे ज़्यादा करता है तो वो गरीब नहीं है, बीपीएल नहीं है। वहीं शहरी क्षेत्र में ये 2100 कैलोरी पर डे यदि वो भोजन
करता है तो वो गरीब नहीं है, और यदि इसे कम करता है तो वो गरीब है। तो ये कैलोरी के आधार पर निर्धारण किया था वैक्य अलग समिति ने। वहीं एक रंगराजन समिति की जो कितने एस्टिमेट किया था, तो 32 रुपये यदि कोई कमाता है पर डे, रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में यदि 32 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में यदि 47 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है। वहीं तेंदुलकर समिति की बात करें तो तेंदुलकर समिति में यदि 26 रुपये वो ग्रामीण में कमाता है, 26 रुपये ग्रामीण में कमाता है और 32 रुपये शहरी में कमाता है, तो वो गरीब नहीं है। वो तेंदुलकर समिति में बात की गई थी। वहीं जो नेक्स्ट है कि जीडीपी की गणना, तो जीडीपी की गणना कौन करता है, तो जीडीपी की गणना करते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत लकड़ी है। ऊर्जा को दो पार्टों में बांटा जाता है, दो तरीके से बांटा जाता है। तो पहला जो तरीका है उसमें अनवीकरणीय और नवीकरणीय में बांटा जाता है। अनवीकरणीय में बात करें तो अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी, यह सबको अनवीकरणीय में रखा जाता है। वहीं नवीकरणीय की बात करें तो नवीकरणीय में हाइड्रो पावर, सोलर पावर, जो पवन एनर्जी मतलब विंड एनर्जी जो है, टाइडल एनर्जी मतलब ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा मतलब कि थर्मल एनर्जी, वहीं वेव एनर्जी मतलब तरंगीय ऊर्जा जो है, वहीं बायोमास, ये सबको नवीकरणीय ऊर्जा में लगा जाता है। वहीं दूसरे टाइप में बात करें तो दूसरे टाइप में परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो परंपरागत ऊर्जा की बात करें तो परंपरागत ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम और ये बात ध्यान रखने वाली बात है, कोयला, पेट्रोलियम और 25 मेगावाट, यदि 25 मेगावाट से ज़्यादा का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो तो वो परंपरागत में आता है। वहीं गैर परंपरागत में 25 मेगावाट से कम का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो वो आता है। और जितने भी नवीकरणीय हैं, ये वाला जितना है नवीकरणीय वो गैर परंपरागत में ही आता है। नवीकरणीय जो है वो गैर परंपरागत में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा जो होता है, फीफा के नियम है उसके अनुसार 90 मिनट का टोटल खेल होता है, जो कि 45 मिनट में बांटा होता है। तो जो 45 मिनट में ब्रेक होता है तो वो ब्रेक कितने देर के लिए होता है, आराम की अवधि कितनी होती है, तो आराम की अवधि 15 मिनट में होती है। फीफा की बात करें तो फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है, फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो फीफा का हेड क्वार्टर ज्यूरिक में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। वहीं फीफा के चीफ की बात करें तो फीफा के अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो जियानी इन्फेंटिनो है, जियानी इन्फेंटिनो जो कि इटली के हैं। जो अभी फीफा जो चल रहा है, अभी कतर में फीफा चल रहा है। कतर की राजधानी दोहा में लगभग सारे मैच हो रहे हैं, तो कतर में है। इसका जो शुभंकर है उसे याद रखें, इसका जो शुभंकर है वो लाइव इसके शुभंकर है, और बाइजू इसको स्पॉन्सर कर रहा है। कई सारे स्पॉन्सर में से एक बाइजू भी एक स्पॉन्सर है। वहीं हाल ही में बाइजू ने लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं उसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है बाइजू अपना, जियानी इन्फेंटिनो ने। वहीं जो 2022 में अंडर 70 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जो कि भारत में हुआ 3 जगह पे, भुवनेश्वर, मार्मोगोवा मतलब गोवा में, और नावी मुंबई में। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में, मार्मोगोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहीं नावी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में हुआ। ये जो मैच हुआ, जो फीफा का मैच हुआ अंडर 17 वुमेन का, इसे स्पेन ने जीत लिया इसे। और स्पेन ने किसे हराया, तो स्पेन ने कोलंबिया को हराया, कोलंबिया को स्पेन ने हराया। और जो इसका मैस्कॉट क्या था ये पूछेगा, तो इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था ईभा कौन है, तो ईभा है एक एशियाटिक लाइनेस मतलब एशियाई शेरनी, इसका शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कमलजीत संधू थी। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में जीतने वाली सबसे पहली महिला थी। एशियाई खेल जो सबसे पहले हुए थे वो 1951 में हुए थे दिल्ली में। वहीं दूसरा एशियाई खेल मनीला में हुआ था, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। वहीं जो अभी सबसे लास्ट जो एशियाई खेल हुआ है वो 2018 में हुआ है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। वहीं इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी अब जकार्ता से बदलकर नुसांतरा कर दिया है, क्योंकि वो डूब चुका है अब। और जो 2022 में प्रत्येक 4 साल में होता है, तो 2022 में जो होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये 2023 में होगा, सितंबर 2023 में होंगजोऊ में होगा।
होंगजोउ कहाँ होगा? तो होंगजू। होंगजू कहाँ है? तो होंगजू चाइना में है। चाइना का एक शहर है होंगजू। और इसका जो मोटो है, मोटो वॉक क्या है? तो इसका मोटो वॉक है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। वहीं ये ऑप्शन देखिए कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली महिला खिलाड़ी है जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में, सिडनी ओलंपिक 2000 में हुआ था, उसमें ब्रोंज मेडल जीता था, ब्रोंज। तो ये पहली महिला थी मेडल जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से है तो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों को यदि सही मिश्रण में मिलाया जाए तो वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो 10 क्वेश्चन हमने देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।